Hello friends and welcome to our channel Weekend Class channel. Today we will be starting the third chapter of the book Statistics for Economics, and the third chapter is Organization of Data. Till now we have read that what is the collection of data. अब जो data collected होता है वो raw form में होता है and it is so complex कि अगर इसे unorganized रखा गया, जिस तरीके से वो रखा जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो इसका विश्लेषण करना या इसको एनालाइज करना और उसके बाद उसको समझना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए इस डेटा को एनालाइज करने के लिए, केपेबल बनाने के लिए इसको क्लासिफाई किया जाता है और टेबुलेट किया जाता है। तो एक हो गया क्लासिफाई और दूसरा हो गया टेबुलेट। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्लासिफाई क्या होता है और टेबुलेट क्या होता है। तो अगर द डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं इसको हम लोग क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं उनकी कुछ कुछ विशेषताओं के हिसाब से। इस प्रोसेस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इसके अलावा अगर हम लोग उसको एक टेबल के फॉर्म में, वो जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, अगर हम लोग उसको एक टेबल के फॉर्म में, सिस्टमैटिक टेबुलर फॉर्म में अगर हम लोग प्रेजेंट करते हैं, इस टाइप को, इस तरीके को क्या हम लोग बोलते हैं? टेबुलेशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम लोगों ने देखी, एक क्लासिफिकेशन और एक टेबुलेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन को हम लोग समझते हैं कि क्लासिफिकेशन है क्या। एक मोटा मोटा तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ लिया। अब जो है क्लासिफिकेशन जो है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट। अब क्लासिफिकेशन का मतलब है कि इनको इस तरीके से, डेटा को इस तरीके से अरेंज करना ताकि उनकी जो कॉमन विशेषताएं हैं उनको एक पार्ट में रखना या उनको अलग अलग पार्टों में अरेंज करना ताकि होमोजेनिटी जो है वो बनी रहे। क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कोई जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं हम लोग उसको देखते हैं कि सबसे पहले सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी। कुछ डेटा सिमिलर होते हैं और कुछ डिससिमिलर होते हैं। तो कुछ जो डिससिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी, उसको हम लोग, जो वेरियस डेटा होते हैं उसको हम लोग नोट करते हैं, और जो आइटम्स, जो डेटा सिमिलैरिटी शो करते हैं या एग्जिबिट करते हैं, उनको हम लोग एक साथ ग्रुप करते हैं। मतलब ये जो डेटा है जो कि हैफेजर्ड तरीके से कलेक्ट किया गया है, वहां से हम लोग उसमें एक होमोजीनियस फॉर्म ले आने की कोशिश करते हैं। अगली बात जो आती है, दैट इज क्लासिफिकेशन। ये जो डेटा है उसका क्या पर्पस है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ये जो है कुछ पर्पस को सर्व करता है। इट कन्वर्ट्स द रॉ डेटा इनटू ऐसे तरीके में ताकि उसको हम लोग फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए अनुरूप उसको बनाते हैं, कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा इट रिमूव्स एम्बिग्विटीज। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उसमें, उसको वो रिमूव करता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और जो डेटा के जो फीचर्स हैं जो हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं उसको वो हाईलाइट करता है। इसके अलावा वो डेटा में कई चीजें कलेक्ट हम लोग करते हैं, तो उनके बीच में कंपैरिजन, जैसे कि यहाँ की पॉपुलेशन, मान लीजिए आपके लखनऊ की पॉपुलेशन कुछ है और वहाँ किसी और शहर की पॉपुलेशन कुछ है, तो इस साल 2021 में कुछ थी, 2020 में कुछ थी, तो इस तरीके से उसका कंपैरिजन करने के लिए उसको वो फैसिलिटेट करता है, और इस तरीके से जो भी इन्फरेंसेस ड्रॉ करने हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का एक काम ये भी है। इसके अलावा स्टडीज म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डेटा सेट। तो ये जो भी कंपैरिजन्स हैं इनसे क्या करता है? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को भी पैदा करता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल एलिमेंट जो कि डेटा सेट में एग्जिस्ट करते हैं। और जब डेटा तैयार हो जाता है सही फॉर्म में, रॉ फॉर्म से, तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज करते हैं। और जब ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है ये हम लोगों को इनेबल करता है कि
हमारे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बन जाती है। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं और डेटास जो हैं उनकी एक मेंटल पिक्चर बन जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं कि मेंटल पिक्चर एक बन जाती है जो दिमाग की। और ये जो डेटा है जिसकी मेंटल पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है, इसको बड़े आराम से समराइज किया जा सकता है और बहुत ही आसानी से रिमेंबर किया जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द रिक्विजिट्स फॉर अ वेरी गुड क्लासिफिकेशन? सबसे पहले जो है एक सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जो भी तरीके से क्लासिफाई किया गया है डेटा, वो ऑब्जेक्टिव जो है इंक्वायरी का उसको फुलफिल करे। अगर ऑब्जेक्टिव्स को वो नहीं सूट कर रहा है इंक्वायरी का, जो हम लोग को इंक्वायरी करनी है या जिस बारे में अध्ययन करना है, उस चीज को वो डेटा जो है उससे तर्क खाता है, उससे मेल खाता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेशन करना है is conducted to inquire into the economic condition of any worker they which are working in any factory। मतलब किसी फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स अगर काम करने हैं तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में अगर हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना है तो क्या धर्म के आधार पे उन्हें क्लासिफाई करना सही रहेगा? तो इट विल बी नो यूज, इट विल बी फ्यूटाइल टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। अब इसके बाद आता है कि अनएम्बिग्यूटी रहनी चाहिए। कोई भी एम्बिग्यूटी जो है वो नहीं रहनी चाहिए। ये जो क्लासिफिकेशन है इस तरीके से होना चाहिए कि कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाना चाहिए। जो भी रॉ डाटा की वजह से कोई कंफ्यूजन अगर आता है, कोई एम्बिग्यूटी आती है, तो इसको तुरंत हम लोग इरेडिकेट कर दें। और ये कैसे होगा? जब हम लोग इसको डिफरेंट होमोजेनियस ग्रुप में प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द कॉमन फीचर्स। इसके अलावा एग्जॉस्टिवनेस ये एक बहुत बड़ा फीचर है। तो ये जो इकोनॉमिक डेटा या कोई भी डेटा, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से इतना एग्जॉस्टिव होना चाहिए, इतना डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए कि उस सीरीज की हर यूनिट को एक न एक ग्रुप में स्थान या प्लेस जरूर मिले। चौथा जो चीज है, जो याद रखने वाली चीज है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। एक अच्छे क्लासिफिकेशन का जो बहुत बड़ा रिक्विजिट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अ गुड क्लासिफिकेशन शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड। अगर कोई सिचुएशन चेंज करती है, कोई सिचुएशन बदलती है, तो वो जो क्लासिफिकेशन है वो उस हिसाब से एडजस्ट करने लायक होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा, ये जो क्लासिफिकेशन है ओवरलैप नहीं करना चाहिए। तो इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो द क्लासेस जो कि डेवलप होती हैं आफ्टर क्लासिफिकेशन, दे शुड नॉट ओवरलैप so that an observed value belongs to one and only one of the classes, ताकि एक क्लास इंटरवल से वो दूसरे क्लास इंटरवल पे ना जाए। There must be no item which may find its way into more than one class। अगर एक क्लास में है तो वो एक्सक्लूसिवली वन क्लास में रहे। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन शुड नॉट ओवरलैप। अब इसके बाद स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कोई भी ऑथेंटिक रिजल्ट प्रूव करने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि वंस डिसाइडेड द रिजल्ट्स शुड रिमेन सेम थ्रू आउट द एनालिसिस। नहीं तो कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट या ऑथेंटिक रिजल्ट को पाना असंभव है। इसके बाद आता है एक फीचर होमोजेनिटी। क्लासिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है होमोजेनिटी। कोई भी क्लासिफिकेशन तभी होमोजेनियस कहा जाएगा कि अगर सिमिलर आइटम्स को सिमिलर क्लास में रखा जाए। जो भी आइटम्स हैं जो कि सिमिलर हैं उनको एक सिमिलर क्लास में जब रखा जाएगा तो उसको उस टाइप के क्लासिफिकेशन को होमोजेनियस कहा जाएगा। और सभी यूनिट्स जो कि एक ग्रुप को बिलोंग करती हैं, ऐसे क्लासिफिकेशन के बाद वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगी। तो अभी तक जो हम लोगों ने मोटा मोटा देखा कि क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। बट पॉइंट्स वाइज हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो डेटा को सिंप्लीफाई करना और कंडेंस करना। इसके अलावा अब जैसे इसमें एक सिंप्लीफाई एंड कंडेंस करना, इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझ लीजिए कि अगर कोई डेटा कलेक्ट होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा
उसकी जो साइज होती है बहुत ही वास्ट होती है। तो द ह्यूज एंड फ्रेगमेंटेड डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग अ सेंसस, मान लीजिए सेंसस होती है, हैज टू बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सेक्स, मैरिटल कंडीशन, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, लिटरेसी रेशियो, लिटरेसी रेट, इसके अलावा ऑक्यूपेशन एटसेट्रा, टू असर्टेन द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के विभिन्न पहलुओं के जानने के लिए उसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। इसके अलावा सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ डेटा, जैसे कि हमने आपको बताया था। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो कलेक्टेड डेटा है ये हम लोग को एक मीनिंगफुल कंपैरिजन इनेबल करने में सहायता दे और इससे हम लोग कुछ इन्फरेंसेस निकाल सकें, रिजल्ट्स निकाल सकें और जो फैक्ट्स हैं उनको लोकेट कर सकें। इसके अलावा स्टडी रिलेशनशिप, जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग को फाइंड ये हेल्प करता है कि कॉजल जो इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किसी भी डेटा का आधार पे क्या है ये हम लोग उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि characteristic of income and education can be related after classifying the total data, कि अगर एजुकेशन इतनी है तो इनकम कितनी है, तो दोनों को कैसे कोरिलेट किया जाए ये तभी संभव है जब हमारे पास जो कलेक्टेड डेटा है उसका क्लासिफिकेशन हो चुका हो। इसके बाद प्रिपेयर डेटा फॉर टेबुलेशन, जब क्लासिफाई कर लिया जाता है डेटा को तो उसे टेबुलर फॉर्म में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन जो है ये प्रोवाइड करता है, ये बेस प्रोवाइड करता है फॉर टेबुलेशन और उसके बाद फिर से जो आगे की स्टैटिस्टिकल प्रोसेसिंग है उनके लिए। और अंत में जो एब्स्ट्रैक्शन जिसके बारे में हमने बात की थी कि एक मन में जो है एक मेंटल पिक्चर जो है ऑब्जेक्ट्स की वो प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। और इसके बाद ये जो समराइज डेटा है इसको आसानी से हम लोग हमेशा याद रख सकते हैं। अगर हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन गई तो इस डेटा को हम लोग हमेशा याद रख सकते हैं। इसके बाद रिक्विजिट्स ऑफ अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन। रिक्विजिट्स क्या होते हैं? तो रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्वालिफिकेशन, सबसे पहले सूटेबिलिटी। कोई भी क्वालिफिकेशन है ये ऑब्जेक्ट से कंफर्म करना चाहिए। मतलब अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होनी है तो मान लीजिए किसी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर के द्वारा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, तो वो उनके बेसिस ऑफ रिलीजन पे नहीं होनी चाहिए, उनकी जो कंडीशंस हैं उनके आधार पे होनी चाहिए, जो वर्किंग कंडीशंस हैं ये सब के बारे में। और इस टाइप की जो वो है डेटा, प्लस डेटा जो है क्लियर कट होना चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, एग्जॉस्टिव होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो जो डेटा है दैट will be capable of being adjusted according to the changing situations and condition। इसके अलावा जो डेटा है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, कहीं भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक रिलायबिलिटी या स्टेबिलिटी होनी चाहिए डेटा की, क्योंकि वो जो डेटा एक बार लेकर के क्लासिफिकेशन हो गया तो उसके जो रिजल्ट्स निकले वो हमेशा थ्रू आउट सेम होने चाहिए, नहीं तो मीनिंगफुल रिजल्ट वो नहीं होगा, उस रिजल्ट का कोई मतलब नहीं होगा। इसके अलावा होमोजेनिटी की मतलब एक सिमिलर क्लासेस को क्लासिफिकेशन के बाद एक सिंगल यूनिट में डालना चाहिए, एक सिमिलर आइटम में डालना चाहिए, सिमिलर क्लास में डालना चाहिए। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आज हम लोग सिर्फ रीजनल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ये जो रीजनल क्लासिफिकेशन है ये वैसे तो 4 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एक होता है रीजनल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल, तीसरा होता है क्वालिटेटिव और चौथा होता है क्वांटिटेटिव। तो आज हम लोग सिर्फ रीजनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। रीजनल क्वालिफिकेशन को स्पेशल क्वालिफिकेशन या ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो रीजनल क्लासिफिकेशन, स्पेशल क्लासिफिकेशन या ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग डेटा को ज्योग्राफिकल लोकेशन या रीजन के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। तो वो जो ओवरऑल स्पेस है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको स्पेशल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। जैसे कि इस टेबल में 4 स्टेट्स की पॉपुलेशन को हम लोगों ने लिखा है, तो उसको जो है ज्योग्राफिकल पॉपुलेशन
का जो एक ये उदाहरण है। तो इसको हम लोग किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बढ़ते से लेके घटते आधार पे रखा गया है। ये नहीं है कि किसी भी एट रैंडम कोई भी चीज़ जो है, डेटा का क्लासिफिकेशन का मतलब ही है कि एक या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो पॉपुलेशन है ये थाउजेंड्स में है। आंध्र प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी वो 2011 के सेंसस के हिसाब से 8,84,06,000 इतनी थी। और तमिलनाडु की उसके बाद आता है 7,21,00,000 के आसपास। और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे कर्नाटका। जब हम ये 4 स्टेट्स की बात करते हैं तो 6,11,00,000। और गुजरात की बात करते हैं तो 6,03,00,000 के बाद आता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग ने इस चीज़ को क्लासिफाई किया। तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि किसकी सबसे कम पॉपुलेशन है, वो है गुजरात। इन 4 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश। So friends, today we will stop here, and in the next episode we will talk about the other type of classifications and some other concepts. Till then, thank you.